नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि बिहार बोर्ड की परीक्षा फरवरी 2026 में मानव जनन पाठ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए, आप उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरीके से बना सकें। साथियों, एक अच्छा छात्र जो होता है वही होता है जो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करे। और अभी आपकी परीक्षा चूंकि काफ़ी नज़दीक है, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम आप सभी के बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सीट भी करवा रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें और आपकी परीक्षा में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव या एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटे। तो चलिए, चैप्टर 3 मानव जनन पाठ से पहला ऑब्जेक्टिव है कि शुक्राणु का संचलन जो होता है वह किनके द्वारा होता है। जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं उनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, और आप जब इसके बारे में अध्ययन किए हों तो आपको बताया जाता है कि यह शुक्राणु का शीर्ष भाग है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, मध्य स्थान है। यह शीर्ष भाग है, यह मध्य भाग है, और यह पूंछ वाला भाग है। तो और यह जो पूंछ वाला भाग होता है ना, इसी पूंछ के कारण जो होता है शुक्राणु गतिशील रहता है। और यहाँ पे प्रश्न यही कहा गया है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। क्या एग्रोसोम के द्वारा, मध्य भाग के द्वारा, शीर्ष के द्वारा या पूंछ के द्वारा। तो पूंछ के द्वारा ही ये शुक्राणु क्या होते हैं, संचलित होते हैं, यानी कि गति में रहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। बिल्ली में, कुत्तों में, मानव में या घोड़े में। तो हीमोकोरियल अपरा जो है वह निम्नलिखित में से जो है वह मानव में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। 4000, 400, 40 या 365। जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 13 से 15 वर्ष की युवतियों में आर्तव चक्र प्रारंभ होता है, और लगभग से यह 45 से 50 वर्ष की अवस्था में यह जो रजो चक्र है वह खत्म हो जाता है, जिसे हम लोग रजो निवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो एक स्वस्थ महिला जो होती है उसके संपूर्ण जीवन काल में कितनों अंडों का स्रावन होता है, यानी कितने अंडों की संख्या है। तो 400। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न जो है ना साथियों, आपकी परीक्षा में बार बार पूछे भी गए हैं, और इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी जरूरी है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद अवश्य कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं, और केटरन का निर्माण होता है, कोशिकीय गतियां होती हैं, युग्मनज लार्वा में परिवर्तित होते हैं। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है जी, तो कोशिकीय गतियां होती हैं। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है कि स्तनधारी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है, अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में या योनि में। तो कई छात्र गर्भाशय को टिक कर रहे होंगे, जो कि गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका में। चलिए, आपका अगला ऑब्जेक्टिव है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नर जनन तंत्र से, ऑप्शन बी मादा या स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन सी पादप जनन तंत्र से, या ऑप्शन डी इन सभी से। तो गर्भाशय जो है ना वो मादा, जिसे आप स्त्री भी बोल सकते हैं, जनन तंत्र से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। जब भ्रूण जो होता है वह कोशिकीय अवस्था में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, गैस्टुला, मोरुला, ब्लाटामिया या ब्लास्तुला। तो कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण है ना, हम उसको मोरुला कहते हैं।
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि परिपक्व शुक्राणु के सिर पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, हम उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम, मीसोसोम, एपिसोम या एस्पेरोसोम। तो परिपक्व शुक्राणु के सिर पर एक टोपी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि सर्टोली कोशिकाएं, साथियों सर्टोली इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है किसके लिए? एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में या अंडाणुओं के परिपक्वन में। यानी जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ना, शुक्राणु के परिपक्वन में यानी उसके पोषण के लिए जिम्मेवार होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि द्विगुणित संरचना है, साथियों जैसा कि n को अगुणित बोलते हैं, 2n को द्विगुणित बोलते हैं और 3n को त्रिगुणित बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्विगुणित संरचना है, अंड, युग्मनज, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो द्विगुणित संरचना के बारे में बात किया जा रहा है, तो युग्मनज जो होता है ना वह 2n यानी कि द्विगुणित संरचना होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिब्रेलिन है, क्या यह एक हार्मोन है या तना में वृद्धि मंदक है, वृद्धि एंजाइम है या इनमें से कोई नहीं? तो जिब्रेलिन जो है ना एक प्रकार का हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? क्या रोपण कहलाता है, गर्भधारण कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है या प्रसव कहलाता है? तो मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना जो है वह अंडोत्सर्ग कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि मानव में जो निषेचन, यहाँ पे साथियों च होगा, मानव में जो निषेचन होता है कहाँ पे? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन है ना वह फैलोपियन नलिका में होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? टीएसएच, एसीटीएच, एडीएच या एलएच और एफएसएच। तो अंडोत्सर्ग नियंत्रण जो है वह एलएच और एफएसएच हार्मोन के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, अभी हम आपको बताएं कि शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य जो होता है वह सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। ऑप्शन आपका ए है यकृत, ऑप्शन बी है वृषण, ऑप्शन सी है अंडाशय या ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वह वृषण में ही पाई जाएंगी, क्योंकि वृषण से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कि मानव मादा में गर्भकाल है 30 दिन, 90 दिन, 9 माह या 7 माह। तो मानव मादा में जो गर्भकाल का समय होता है वह 9 महीने होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर, अंडकोश, किडनी या फेफड़ा। तो स्तनपायी जीवों में जो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति है ना वह अंडकोश में होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, शुक्राणु जनन द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, स्पर्मिशन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो नर जनन कोशिका होती है वह शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन के द्वारा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है, अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन या आर्तव। यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र जो है उसको हम लोग रजोदर्शन के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला ऑब्जेक्टिव है कि ग्राफियन पुटक पाए जाते हैं मानव के थायराइड में, मादा मानव के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में या खरगोश के वृषण में।
तो ग्राफियन पुटक जो होते हैं वह मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है कॉर्पस कोलोसम में, कॉर्पस यूटेरी में, कॉर्पस ल्यूटियम में या कॉर्पस एब्लाइकेंस में। बताइए कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका स्रावन कहाँ पे होता है, यह स्रावन कहाँ से होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किस हार्मोन के प्रभाव से होती है, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो अंडोत्सर्जन की क्रिया जो है वह एलएच हार्मोन के कारण से होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव कि गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस, साइटोकिनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या न्यू साइट। तो गैमिट निर्माण को हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी मीजोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, मीजोडर्म आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वह प्रोजेस्टेरॉन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज या भ्रूणपोष। तो द्विगुणित संरचना की बात की जा रही है, तो युग्मनज आपका द्विगुणित संरचना है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है, मोरुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टुला या गैस्टुला। तो भ्रूण की जो 16 कोशिकीय अवस्था है ना, हम उसको क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष या 70 वर्ष। तो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की जो उम्र है वह 50 वर्ष होती है, यानी कि 45 से 50 आप आंकड़ा ले सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अंडाशय से, शुक्राणु से, वृषण से या वृक्क से। तो नर हार्मोन तो जिसकी उत्पत्ति होती है ना वह वृषण से ही होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि एक्रोसोम निम्न में से किसका संभाग है, यानी एक्रोसोम जो है वह किसका भाग है, मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का या प्रारंभिक डिंबनी कोशिका का या ब्लास्टोसिस्ट का। तो एक्रोसोम जो है ना वह मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग है, सिर का यानी शीर्ष भाग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए है अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ऑप्शन बी है ममता अग्रवाल से वीर्य निक्षेपण साथियों, ऑप्शन सी है भ्रूण स्थानांतरण या ऑप्शन डी है अंतः गर्भाशय युक्ति। कौन सी जो तकनीक है वह पात्रे निषेचन के अंतर्गत जो है वह नहीं आती है, तो अंतः गर्भाशय जो युक्ति होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मनुष्य के अपरा निर्माण होता है इम्नियन द्वारा, एलेंटाइस द्वारा, कोरियन द्वारा या कोरियन तथा एलेंटाइस दोनों के द्वारा। तो मनुष्य में अपरा निर्माण जो होता है वो कोरियन तथा एलेंटाइस दोनों के द्वारा होता है। चलिए आपका अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलेंटोइस में, प्यूरल गुहा में, पेरिटोनोइल गुहा में या एमनियोटिक गुहा में। तो मानव का जो भ्रूण है ना वह एमनियोटिक गुहा में ही संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आज का आपका अंतिम प्रश्न है कि मानव शुक्राणु के
जो एक्रोसोम का जो निर्माण है वह होता है गाल्जी काय द्वारा, केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, अंतःप्रदवी जालिका द्वारा। तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का जो निर्माण है ना वह गाल्जी काय के द्वारा ही होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, आज के लिए बस हम लोग इतने ही रहने देते हैं और हम लोग अगले चैप्टर में चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।